अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ऑटम 17। अच्छा तगड़ा सवाल है। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें, करता हूँ।
हाँ जी, समझ कुछ नहीं आया। ब्रेक इवन निकालने के लिए टारगेट प्रॉफिट वाला, तो वो तो देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, डाटा किस तरह का है। यूनिट्स वाला फार्म, यूनिट्स रिक्वायर्ड है तो वो यूनिट्स वाला जो सेल प्राइस है वैसे चल रहा होगा, तो डाटा के हिसाब से। या आप उन सारे सवालों को कंपेयर करेंगे तो नज़र आएगा डाटा के हिसाब से। हाँ जी, पढ़ लिया अगर तो चले कहानी सुने पहले। 2017 जो गुजर चुका, पहले पैराग्राफ में उसका डाटा बताया हुआ है कि सेल्स हुई थी 89.6 मिलियन और कंट्रीब्यूशन परसेंटेज बता दी, वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप बता दिया। ये पहला पैराग्राफ है। मैनेजमेंट ने प्लान किया है कि पुराना प्लांट छोड़ के नया प्लांट ले आते हैं जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा यूनिट्स बना पाएंगे। लेकिन ज़्यादा यूनिट्स बना तो लेंगे, बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे तो उसके लिए हम सेल प्राइस कम कर लेंगे। आगे पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 5 तक ये सब अब उस प्लान की बात हो रही है 2018 में होने जा रहा है। बाकी इसको सॉल्व करते हैं तो बताता हूँ। ये सारा पॉइंट 1 से 5 तक उस प्लान का हिस्सा है जो अब हम नया प्लांट लगाने लगे हैं। रिक्वायरमेंट पूछी है प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर यानी 2018, तो बजटेड सेल्स, बजट सेल्स है, बजटेड सेल्स पूछी है और जो बजटेड सेल्स निकाल लें उस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज पूछी है। तो यानी अगले साल की हमें बजटेड सेल्स तो निकालनी ही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है इसलिए ब्रेक इवन सेल भी निकालनी। तो बजटेड सेल्स रिक्वायर्ड है और ब्रेक इवन सेल्स रिक्वायर्ड है, और ताकि उससे फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकले। ओके पिछले साल का डाटा पहले पैराग्राफ में है। उसके बाद नए प्लांट की ही कहानी है जो है वो सारी अंग्रेजी पढ़ाता हूं अभी। तो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 5 तक सारे उस नए प्लांट से रिलेटेड जो प्लान है उसका डाटा दिया हुआ है ताकि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स निकाल सकें। रिक्वायर्ड क्या है, अगले साल की सेल्स पूछी है तो बजटेड सेल्स हो गई
और ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, ये करना है सवाल में। पिछले साल की सेल्स पता है, अगले साल की सेल्स तक पहुंचना है, तो प्राइस चेंज भी है, वॉल्यूम चेंज भी है। तो पिछले साल की प्राइस चेंज, वॉल्यूम चेंज, बजटेड सेल्स बन जाएगी, है ना? वो ये बन गई बजटेड सेल्स। बजटेड सेल्स पिछले साल की सेल्स कितनी? 89.6 मिलियन। प्राइस चेंज कितनी होने जा रही है? कहाँ? पॉइंट नंबर 2, टू सेल द इंटायर प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 2%। तो प्राइस चेंज 0.98। और अगेन टू वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज कितना होगा वो निकालना पड़ेगा जबरदस्त। कितने परसेंट यूनिट्स बढ़ जाएंगे? दूसरा पैराग्राफ और पॉइंट नंबर 1, इसको पढ़ें, इस पे गौर करें और कोशिश करें। यूनिट्स की परसेंटेज इंक्रीज करें, ट्राई। कितने परसेंट यूनिट्स अगले साल हम ज्यादा बेच पाएंगे जितने पिछले बेचे थे उससे? यूनिट्स ज्यादा बेचेंगे हम। नया प्लांट पुराने प्लांट से ज्यादा कैपेसिटी का है ना, तो हम ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे। जैसे मर्जी। वन 30.56। हाँ, नहीं मतलब एंड बजटेड सेल्स बता रहे हैं। ठीक है, शाबाश, जबरदस्त।
ट्राई जरूर किया करें भाई। चलें ठीक है, इधर देखें, ग्रोथ निकालने लगा हूं, यानी यूनिट्स का कितना इंक्रीज आएगा। और ये यूनिट्स का इंक्रीज निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सेल्स पे भी यही लगना है और वेरिएबल कॉस्ट पे भी यही लगना है। वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आ गई बीच में? अभी तो बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन ही तो निकाल रहे हैं। ब्रेक इवन के लिए CS रेशो चाहिए होगी, तो उसके लिए फिर मैं वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगी। ग्रोथ निकालने लगा हूं। जो पुराना प्लांट था, और ये बिल्कुल इस तरह वर्किंग कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ आता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो पुराना प्लांट था उसकी कैपेसिटी को अगर मैं लेट्स से 100 कह दूं, तो अभी इस वक्त हम लोग 70 यूज कर रहे थे। ये दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। जो नया प्लांट होगा इसकी कैपेसिटी पुराने प्लांट से 20% ज्यादा होगी, यानी वो 120 होगी। इससे 20% ज्यादा नहीं कह रहा, पुराने प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 20% ज्यादा कैपेसिटी होगी। इस रूम की कैपेसिटी अगर 100 स्टूडेंट्स है तो एक और कमरा है जिसकी इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20% ज्यादा होगी, तो 100 से 20% ज्यादा होगी। अभी स्टूडेंट्स बैठे कितने हुए उनसे नहीं 20% ज्यादा होगी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 20% ज्यादा होगी। Point number 1, a new plant would be installed whose capacity would be 20% more than installed capacity of the existing plant. तो existing plant की capacity 70 नहीं है, 100 है। हम यूज अभी इतने कर रहे थे, देखें हम ना अभी 70% यूज कर रहे थे, तो पुराने प्लांट की कैपेसिटी इसका मतलब 100 थी। इसको अगर मैं यूनिट्स कह दूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हम 100 यूनिट्स बना सकते थे तो 70 यूनिट्स बना रहे थे। नए प्लांट की कैपेसिटी पुराने की कैपेसिटी से 20% ज्यादा होगी, यानी 120 कैपेसिटी होगी, यानी उससे हम 120 यूनिट्स बना सकते होंगे लेट से। और बनाएंगे कितने हम? किसका 85? 120 का 85, तो इसका 85% लें। तो इसका मतलब पिछले साल अगर हमने 70 यूनिट्स बनाए थे तो अगले साल हम 102 बनाने जा रहे हैं। तो ग्रोथ हम करने जा रहे हैं 32% नहीं करने जा रहे। ये क्या किया है? ये कितने परसेंट इंक्रीज आएगी? कितने परसेंट? 32 डिवाइडेड बाय, देखें 70 यूनिट्स अगर बना रहे थे हैं, तो वो 70 यूनिट्स सर वो वैसे करवा दे 32 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ। 32 70 से 32 तो कितने परसेंट इंक्रीज होगी? 32 डिवाइड बाय 70 45%। 45 ये ग्रोथ आएगी। ग्रोथ निकालने का एक फार्मूला लिखा है मैंने, जिंदगी में काम आए शायद। एक फिगर ग्रो करके यहां तक पहुंची है,
अगर सिर्फ ग्रोथ रेट निकालना हो तो दिस डिवाइडेड बाय पुरानी फिगर -1। क्या हुआ, दोबारा समझाता हूं। ग्रोथ रेट निकालने का ना एक फार्मूला क्विक सा, अगर एक फिगर बढ़ के दूसरी फिगर तक पहुंची है तो वो दूसरी फिगर इससे कितनी ज्यादा है, तो बढ़ी हुई फिगर डिवाइडेड बाय पुरानी फिगर -1, इससे ग्रोथ रेट निकल आता है। 45.71% दोबारा समझ लें, जो पुराना प्लांट था उसकी कैपेसिटी जितनी भी थी हम अभी उसके सिर्फ 70% को यूज करते थे, यानी उतने ही यूनिट्स बनाते थे जितने टोटल बना सकते थे उसका 70%। नए प्लांट की कैपेसिटी पुराने की कैपेसिटी से 20% ज्यादा होगी, यानी पिछले साल जितने यूनिट्स बनाते थे उससे 20% और बना लेंगे। नहीं, पुराने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 20% ज्यादा नए की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी, और वो जो नए की कैपेसिटी होगी उसका 85% हम लोग यूज कर रहे होंगे, उसका 85% यूज कर रहे होंगे, यानी हम 102 यूनिट्स के लिए बना रहे होंगे। तो पिछले साल 70 बनाए थे, अगले साल 102 बनाएंगे, तो कितने % ज्यादा बनाएंगे, ये परसेंटेज। सत्तर से बढ़ के 102 हो गया, 32 बढ़ गया ना, तो 32 70 का कितने % है, 70 कितने % बढ़ा है तो 102 तक पहुंचा है। 70% से नहीं, पहले इतना था 70, अब 102 होगा, तो कितना बढ़ गया, इसमें इंक्रीज आई है, तो कितनी इंक्रीज आई, 32% इंक्रीज है, 32% इंक्रीज आई है। चले ये परसेंटेज बात अगर नहीं हजम हो रही, मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ। वो फॉर्मूला होता है ना, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय। अगर आप इसको यूनिट्स समझ के देखें तो ये उसका सॉल्यूशन है। अगर यूनिट्स नहीं तो मैं आपको ना सेल्स की वैल्यू से निकाल देता हूँ। क्या जी? दूसरा भी बता दो। जी बता देता हूँ जी। हाँ बिल्कुल, बेच देंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ट्रेड इन कर देंगे। ये आगे पॉइंट्स में आ रहा है, फिक्स कॉस्ट में बताऊंगा, पुराना बंद कर देंगे। ये पुराना प्लान ना 2 मिलियन के अगेंस्ट ट्रेडेड इन होगा, तो ये एक्सचेंज होगा, उसके बदले ही हम नया प्लांट लाएंगे। अच्छा, जिनको ये यूनिट्स वाली बात समझ नहीं आई, मैं उनको ना रुपीस से बताता हूँ। पिछले साल 89.6 मिलियन रुपए की सेल्स की थी। अगर फुल कैपेसिटी पे सेल्स करते तो कितनी टोटल कर सकते थे, 89.6 को इतनी टोटल कर सकते थे, ठीक है। ये पुराने प्लांट से इतनी टोटल सेल्स हो सकती थी, नए प्लांट से 20% और ज्यादा कर सकते थे। लेकिन हमने पूरे प्लांट को यूज ही नहीं करना, हमने 85 करना। ये पोर्शन क्या बन रहा है, ये पोर्शन देखें क्या बन रहा है, ये पोर्शन क्या बन रहा है, करके देखें ना सॉल्व। 1.2 into 0.85 divided by 0.7, 1 पॉइंट, यानी इतना ग्रो करेगा ना, ये वो ग्रो करेगा। तो ये सेल्स अमाउंट से देख लें जी।
तो ये 9 है कि वो प्लांट है तो जैसे वो उसकी कैपेसिटी बढ़ ही सकती है तो उसकी एक्सिस्टिंग यूज भी 70 है और कर भी मैक्सिमम 70 सकते हैं 100% वो यूज ही हो चुका तो फिर नए प्लांट का 70 जितनी कर सकते हैं उसके 20% होना चाहिए। ये 70% वाली बात अंग्रेजी दोबारा समझ लें भाई। इस रूम में अगर सीट्स जो इंस्टॉल्ड हैं, ये इंस्टॉल्ड ही है ना जिस पे आप बैठे हैं, ये सब फिक्स हैं। अगर ये 100 की सीट्स इंस्टॉल्ड हैं तो इस रूम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई 100, लेकिन काफी सारी सीट्स खराब हो गई हैं, कपड़ा खराब है, कोकीलें निकली हुई हैं, बैठ बस सिर्फ 70 लोग सकते हैं, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? वो 100 ही है। अगर अभी सीट्स की खराबी की वजह से पुरानी सीट्स हो गई हैं, पूरी यूज नहीं हो पा रही, बस 70 यूज हो रही हैं, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 100 है। तो जो नया रूम बनेगा वो इस रूम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 20% ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा। सो 70 से 20% ज्यादा नहीं, 100 से 20% ज्यादा। तो इसलिए पुराने की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड तो 100 ही है ना, हम यूज सिर्फ इतना कर पा रहे थे, लेकिन इंस्टॉल्ड तो 100 ही है। तो इसमें कहा भी हुआ है कि वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 20% ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा। सर ये जो आपने बताया 1.45 मतलब वो जो वैल्यू होगी उसमें ऐड है क्या ये मतलब ठीक है 4. ये ग्रोथ रेट 45 है ना, अब जब उसको वहां लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई 45 1.4। ये कैसे? अगर 8% ग्रोथ रेट होता तो मैं मल्टीप्लाई किससे करता? 1.08 से। ये ग्रोथ रेट निकल आया। हमने अगर ग्रोथ रेट को यूज करना होगा तो 1 पॉइंट करके ही करेंगे ना, ग्रोथ करना है तो 1 प्लस और होना है, तो वो फिर 1.457 बन गया। तो बजटेड सेल्स हो गई 127 पॉइंट, ये बजटेड सेल्स आ गई रुपीज मिलियन, ये बजटेड सेल देंगे। इसमें मेन ये ग्रोथ रेट की ही एक मुश्किल है, आगे तो मैंने इसी को यूज करना है बस। क्या जी? क्या 1 पॉइंट किधर से? ये ग्रोथ रेट आया ना, तो अब इस ये ग्रोथ रेट निकल आया, तो अब पिछले साल की सेल्स पे प्राइस चेंज भी डालनी है, ग्रोथ यूनिट्स वाली चेंज भी डालनी है, तो क्या करूं? इनटू 0.4571 कर दूं। अगर वॉल्यूम में इंक्रीज 8% आनी होती तो पिछले साल की सेल इनटू 8% कर देता, 1.08 करता ना, तो ये वो वाला है। इतने परसेंट ग्रोथ आनी है, ठीक है जी, ठीक आ रहा है, अभी किया मैंने कैलकुलेट है। आप डिवाइड गलत कर रही हैं। हाँ तो उससे नहीं कर रहे ना मल्टीप्लाई, मैं सिर्फ ग्रोथ बता रहा था, मैं सिर्फ बता रहा था कि इसमें ग्रोथ कितनी आनी है, मैं सिर्फ ग्रोथ रेट का अल्टरनेटिव बता रहा था। यूनिट्स का ग्रोथ क्यों चाहिए? आगे वेरिएबल खर्चों पे भी तो लगाना है। 45.71 से आगे बढ़े कि ना बढ़े? किससे क्या सॉल्व नहीं हो रहा मुझे बताएं तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसका आंसर नहीं आ रहा? इसको परसेंटेज आ रहा सर ये इस तरह 1.2 इंटू 0.85 डिवाइड बाई 0.7, तो वो 120 किधर है? हाँ 120% इंटू 85% डिवाइड बाई 75%, 70% सॉरी
आप 120% कर रहे हैं कि 120 कर रहे हैं? 120%. सर आ रहे हाँ, 1.457 आ रहा है। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालनी? यूनिट्स में के अमाउंट में? अमाउंट में। यूनिट्स तो वैसे ही कहीं सवाल में पूरे नहीं है, और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकालना है? तो ब्रेक बजटेड सेल्स अमाउंट में है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालना है, तो ब्रेक इवन सेल्स की अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? टोटल फिक्स कॉस्ट और सी एस रेशो। सी एस रेशो वही जो पिछले साल थी। नेक्स्ट, चलो ठीक। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने लगा हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हैं। 2018 में फिक्स कॉस्ट कितनी होंगी? पहले पैराग्राफ में कहीं किसी फिक्स कॉस्ट का जिक्र, दूसरे पैराग्राफ में 2018 की फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं। 2018 की फिक्स कॉस्ट के बारे में पॉइंट नंबर 5, तो इसका मतलब है कि पहले पिछले साल की फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर ही उनको 4% बढ़ाएंगे। पिछले साल की फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली? अब तो इतनी दफा निकाल लिया यार। ब्रेक इवन सेल्स पे सी एस रेशियो लगा दे। टोटल फिक्स कॉस्ट 2017 में कितनी थी? 2017 में ब्रेक इवन सेल्स कितनी थी? 89.6 मिलियन डिवाइडेड बाय, ये पिछले साल की ब्रेक इवन थी। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल की सेल्स हैं, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है इट कुड अचीव सेल्स अमाउंटिंग टू इतनी विच वाज 80% ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। तो जो 89.6 मिलियन था, हम लॉसेस में थे क्योंकि ब्रेक इवन से भी नीचे थे। तो ये जितनी सेल्स थी 89.6, ये ब्रेक इवन का 80%। तो इससे ग्रॉस करके ये निकली ब्रेक इवन सेल। और फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो कितनी थी पिछले साल सी एस रेशो? तो पिछले साल फिक्स कॉस्ट थी 28। ये सारी की सारी अगले साल महंगी हो जाएंगी है? क्या ये सारी की सारी इन्फ्लेट कर दें? नहीं, डेप्रिसिएशन को नहीं करना इन्फ्लेट। तो इसमें से डेप्रिसिएशन हटा लेते हैं ताकि अदर फिक्स कॉस्ट पता चले। ओल्ड प्लांट की डेप्रिसिएशन शामिल है ना इसमें, वो निकाल लेते हैं ताकि अदर फिक्स कॉस्ट पता चल जाए।
7 million or 15. पुराने की डेप्रिसिएशन निकाल दें इसमें से। क्यों निकाल दें पुराने की डेप्रिसिएशन? क्योंकि इस पुराने डेप्रिसिएशन ने तो इन्फ्लेट नहीं होना, तो हम अदर फिक्स कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। पुराने की डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बताया हुआ है कि पॉइंट नंबर 1 में तीसरा पैराग्राफ, एग्जिस्टिंग प्लांट 15 साल पहले 27 मिलियन का खरीदा गया था। और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी? 18 साल। 15 साल पहले खरीदा था और रिमेनिंग लाइफ 3 है, तो इसकी लाइफ 18 थी। ये जो 2 मिलियन है ये इसकी आरवी है क्या? पॉइंट नंबर 1 तीसरा पैराग्राफ। अच्छा, ये जो नया प्लांट है ये भी खरीदेंगे और पुराना भी चलाते रहेंगे? ये कैसे पता चल रहा है? किया नहीं है अभी किया नहीं है एक्सचेंज। अभी हमने नया प्लांट लगाया नहीं है, अभी तो डिस्कशन हुई है और नया प्लांट हम लाना चाह रहे हैं। तो नया प्लांट लाएंगे, पुराना प्लांट बेच देंगे। कितने का बेच देंगे? पॉइंट नंबर 1 तीसरा पैराग्राफ दूसरा सेंटेंस, इट हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ इतना एंड वुड बी ट्रेडेड इन एक्सचेंज फॉर ₹2 मिलियन। तो ये इसकी आरवी है? ये तो है कि अभी कितने का एक्सचेंज कर लेंगे, तो आरवी इसकी कितनी है? कोई नहीं है, तो बस कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, डेप्रिसिएशन। अदर आ गई 26.5। ये अदर फिक्स कॉस्ट। $2018 2018 में फिक्स कॉस्ट क्या होंगी? एक तो ये अदर्स हैं जो महंगी हो जाएंगी। कितनी महंगी हो जाएंगी? तो 26.5 मिलियन महंगी हो जाएगी 1.04। ये बात लिखी हुई है पॉइंट नंबर 5 में, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ओवरहेड्स 27.56। और डेप्रिसिएशन भी होगी यही वाली। अब वो नए प्लांट की होगी, क्योंकि पुराना प्लांट तो रिप्लेस हो जाएगा, तो नए प्लांट की डेप्रिसिएशन होगी। नए की कॉस्ट कितनी होगी? 30, और उसकी आरवी नहीं है, तो 30 डिवाइडेड बाय 10। और कोई फिक्स कॉस्ट होगी? बैंक लोन पे इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, यहां तक पहुंच जाएं पहले सारे, हैं जी? कॉस्ट तो 30 होगी ना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड। कॉस्ट तो 30 है।
जाग रहे हैं? है? नहीं, रिकॉर्ड तो 8.5 घंटे का, वो तो नहीं अब भाई कुछ नहीं पढ़ाने को, तो क्या मैं 8.5 घंटे। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू प्लांट। लोन पे इंटरेस्ट होगा, लोन कितना होगा? लोन होगा है, ट्रेड नहीं किया तो वो तो लोन भी नहीं लिया, वो तो नया खरीदा भी नहीं। हम अगले साल की प्रोजेक्शन ही कर रहे हैं ना। तो नया प्लांट हम खरीदेंगे 30 का, लेकिन लोन क्यों लेंगे? पैसे देने के लिए। तो पैसे तो 30 नहीं देने, पैसे तो 28 देने। तो लोन ले रहे होंगे फिर हम 28 इंटू 2.8। ये जिनको ये 28 वाली बात समझ नहीं आई, पुरानी जिंदगी, पुराने इंट्रो वगैरह में कहीं पढ़ा होगा कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट होता है ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश। तो पुराना 2 का बिक रहा है, नया 30 का है, तो फिर हम 28 कैश दे रहे हो। और कोई फिक्स कॉस्ट नहीं? अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है जो आईकेप से इख्तलाफ है, और वो मैं आपको बताता हूँ, और हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के भी जहन में ना आए, एग्जाम में आया होगा। पुराना बेचेंगे तो उस पर कोई लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं होगा? नहीं बताया, नहीं बताया। ब्रेक इवन लॉस किस चीज का? पुराना बिकेगा कितने का? ये देखें, ये पुराना 2 का बिकेगा, तो पुराने की बुक वैल्यू कितनी होगी? कैसे? कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस कर दें। पुराने की बुक वैल्यू होगी 27 मिलियन, इसकी कॉस्ट थी, और इसकी जिंदगी रह गई हुई थी 3 साल। 22.5 4.5 और बेचेंगे ये तो 2.5 का होगा लॉस। तो ये फिक्स कॉस्ट है, तो वेरिएबल है। ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिक्स्ड है। भाई लॉस ऑन डिस्पोजल वेरिएबल तो नहीं है ना, तो फिक्स्ड है। क्या हुआ है? तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल क्या क्या क्या? तो डेप्रिसिएशन क्यों ले रहे हैं फिर? तो ये भी प्लांट बेचेंगे तो लॉस ही होगा। हम यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं और उसके बाद प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो वो इनकम स्टेटमेंट ही बना रहे होते हैं ना इस चैप्टर के अंदर। किसी को इख्तलाफ का ये फिक्स कॉस्ट क्यों है या ये कॉस्ट ही क्यों है?
सर ये तो नॉन कैश आइटम है ना। तो डेप्रिसिएशन कैश आइटम है। वो कैश में पे करेंगे। हम कैश फ्लो तो नहीं बना रहे थे भाई, हम एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। क्या ये कॉस्ट नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, ये है नहीं, एक्सपेंस नहीं है। और कहाँ लिखे बताएं, कहाँ लिखे? रेलिवेंट क्या आ गया यहाँ पर? रेलिवेंट किधर आया? हाँ अच्छा, ब्रेक इवन सेल क्या होती है? प्रॉफिट जीरो हो। प्रॉफिट निकालेंगे लिए सेल्स में से खर्चे माइनस करेंगे, कुछ कुछ माइनस करेंगे या सारे करेंगे? तो ये नहीं होगा उनमें। होगा 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 सर होगा। सर हर साल तो नहीं आता ये। क्या हुआ? हर साल तो नहीं आता ये। तो हम इस साल की ब्रेक इवन निकाल रहे हैं, हम कौन से हर साल की ब्रेक इवन निकाल रहे हैं? नॉर्मल एबनॉर्मल कहाँ से आ गया इधर? खत्म कर रहा हूं मैं कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए आप ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल है, क्या ये इस बिजनेस का एक्सपेंस होगा अगले साल के नहीं होगा? क्यों भाई? होगा ना एक्सपेंस। हम अगले साल का ही सॉल्व कर रहे हैं ना सारा। तो हमने ब्रेक इवन सेल निकालनी है, तो ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए सेल्स में से वो खर्चे माइनस, सेल में से सारे खर्चे माइनस तो प्रॉफिट जीरो, वो ब्रेक इवन सेल होती है। तो 2018 में जब सारे खर्चे माइनस करेंगे तो क्या में ये नहीं होगा? ये भी होगा। अगर किसी को लग रहा है कि अभी बेचा तो नहीं है तो नया खरीदा भी नहीं है, तो फिर उसकी डेप्शन भी नहीं आनी चाहिए, फिर लोन भी नहीं लिया, फिर इंटरेस्ट भी नहीं आना चाहिए। हम तो अगले साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, है? अगर गेन होता तो माइनस कर देते, क्योंकि वेरिएबल तो नहीं है तो फिक्स्ड है। 2.5 35.8 नहीं, आईकैप का सोल्यूशन है 2.5 इग्नोर था वो। असल में ना कई चीजें सवाल बनाने वाले से भी इग्नोर हो जाती हैं। नहीं, वो तो चीजें रिपीट होती हैं तो फिर जरूरत है ना। अब हो गया जो सवाल में होना था। कई इस तरह के अटेम्प्ट्स के सवाल हैं इस तरह। असल में सवाल में डाटा में फ्लॉ हो सकता है, वो या तो सवाल बनाने वाला उसको हर तरह से क्रॉस चेक करे ना। अगर सवाल वाले ने इसको क्रॉस चेक किया होता, जो वो ब्रेक इवन का आंसर निकाल रहा है उस पर P&L बना के देखा होता, प्रॉफिट जीरो निकला होता तो तसल्ली होती सवाल ठीक बनाया। अगर वो चेक करता तो उसको पता चल जाता सवाल ठीक नहीं बनाया, तो स्किप हो गई होगी बात। गलत है ये 2.5। नहीं आपने किया क्या, जबरदस्ती थोड़ी है। अगर नहीं, ये तो इग्नोर करना टोटली गलत होगा ना। हाँ यार, इतनी दफा तीन तफसील से ही बातें की हैं मैंने पहले भी। एक सॉल्यूशन नहीं होता, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगर उनमें दम हो तो वो बिल्कुल ठीक माने जाते हैं। ये थोड़ी चेक कर रहे होते हैं पेपर, वो तो कोई एक सॉल्यूशन है जो पेपर अपलोड वेबसाइट पे अपलोड कर रहे होते हैं। और उसमें भी मैंने आपको कहा था कि उसमें भी हो सकता है गलती की गुंजाइश ऐसे कि जो पेपर मार्कर है वही थोड़ी वेबसाइट मैनेज करता होगा, वही तो नहीं फाइल अपलोड करता होगा। उसने हो सकता है फाइलें दी हों, 4 दफा रिवाइज हुई हो, पुरानी वाली अपडेट हो गई हो सकता है, गलती की गुंजाइश तो है। 2.5 टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। अब क्या रह गया? CS रेशो। हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं निकल आएगी, इतनी सारी परसेंटेजेस हैं इसके अंदर, इतनी परसेंटेजेस हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट शुरू यहाँ से की थी, बजटेड सेल्स निकालनी। अब हमें ब्रेक इवन चाहिए, मार्जिन ब्रेक इवन चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। ब्रेक इवन सेल्स के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए और अमाउंट ही निकाल रहे हैं तो इसलिए CS रेशियो चाहिए।
तो ब्रेक इवन सेल, फिक्स कॉस्ट निकाल ली, 35.86 जो कि निकाली है वर्किंग 2 से। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं CS से। ब्रेक इवन सेल निकलेगी, डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, उसको डिवाइड करेंगे बजटेड सेल से तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आएगी। तो अब अगली तलाश CS। अच्छा, अब अगले साल की CS रेशियो निकालनी है। क्या हो गया? क्या नजर नहीं आ रहा? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट्स कर रहा हूं कैलकुलेट। वेरिएबल कॉस्ट क्यों कर रहा हूं कैलकुलेट? क्योंकि सेल्स तो निकाल ली, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं तो फिर CS रेशियो निकल आएगी। अब इसमें बहुत सारी परसेंटेजेस आने लगी हैं। हैं जी? जी 12 ही हैं, सही पहचाना आपने, 12 नंबर। लेटेस्ट तो हमने कर लिया ना, ऑटम 21 किया तो था वो 14,000 16,000 वाला। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स तीनों हैं और तीनों में अपनी अपनी चेंजेस आ रही हैं, तो हमें फिर पिछले साल की मटेरियल, लेबर, ओवरहेड निकालनी पड़ेंगी। निकाल लेते हैं, 2017 करते हैं पहले। ये वो जूतों वाले सवाल में भी ऐसे किया था, वो जूतों वाला सवाल है। दो 2017 में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 89.6 मिलियन सेल थी और 25% कंट्रीब्यूशन 67.2 ये 2017 में थी। इसको तोड़ लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड में। कितना? 45 35 और 20%। 30.24 23.52 ये 2017 की वेरिएबल कॉस्ट तोड़ी है, क्योंकि मटेरियल ने अलहदा तरह से चेंज होना है, लेबर ने अलहदा, वेरिएबल ने अलहदा। तो वो जूतों वाले सवाल में भी ऐसे ही किया था कि पिछले साल की आपको सेल प्राइस, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट और वो 60-30 पता नहीं किसमें तोड़ी हुई थी। तो इसी तरह से पहले 17 की वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग तोड़ा,
अब इनको एक एक करके 18 की कॉस्ट बना लेते हैं। ये फिक्स कॉस्ट मिटानी है। मुश्किल तो नहीं है सवाल? वाला पॉइंट बहुत अजीब था, रेशियो वाला फिक्स कॉस्ट Yes, sir. यस सर। इसी के आगे चल रहा हूं। 2017 किया ना, अब 2018 ये यही वर्किंग में आगे चला रहा हूं, उससे नीचे चल रहा हूं। 2018 17 निकाल लिया, अब 18। डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेजेस देखते जाएं बस। 0.9 ये पर यूनिट है, ये टोटल मिलियन चल रहे हैं। पिछले साल ये टोटल मटेरियल कॉस्ट थी। अब इसमें प्राइस चेंज डलनी है, वॉल्यूम चेंज डलना है, तो एक तो आ जाएगा ये क्या किया, वो जो सेल्स के यूनिट्स बढ़ाने थे ये वो आ गए। चलें अब एक एक करके मैं आपको अंग्रेजी से पढ़ाता जाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, दूसरा पैराग्राफ। अच्छा, मैं बीच बीच में से चीजें रिलेट कर रहा था। पहले पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी 89.6 मिलियन सेल्स बताई थी, विच वाज 80% ऑफ ब्रेक इवन, इसको भी इस्तेमाल कर लिया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पिछले साल 25% था, इसको भी इस्तेमाल करके वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप बताया था। ये पहले पैराग्राफ से निकाला है। दूसरे पैराग्राफ में ये जो नए प्लांट की बात की थी और 70% कैपेसिटी, और ये हमने वो ग्रोथ रेट निकालने में इनकॉर्पोरेट कर लिया। पॉइंट नंबर 1 का पहला पैराग्राफ हो गया, डेप्रिसिएशन निकालने में इस्तेमाल किया। पॉइंट 1 का दूसरा पैराग्राफ, न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज विच इज 5% ऑफ इनपुट। अब ये 5वीं 6ठी दफा आ गई बात। Yes, sir. पहले 10% होता था, अब 5% होगा। पहले उसका 10%। पहले यहाँ पहुँचेंगे इन 2.9 करके, फिर वापस यहाँ डिवाइडेड बाय 0.95। अब ऐसे ही परसेंटेजेस दिखा रहा हूँ आपको। अब ये लिखा हुआ है पहले दूसरे पैराग्राफ, द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज विच इज 5%। यानी पहले 5% वेस्टेज होती थी, अब नहीं होगी। तो इन 2.95। पॉइंट नंबर 3, मटेरियल खरीदेंगे हम बल्क क्वांटिटी में, जिससे मटेरियल सस्ता हो जाएगा। पॉइंट, बस ये था मटेरियल। 37.67
हाँ जी, कितना? 37.6। ये इधर इसके नीचे चल रहा है 2018। किधर है इन्फ्लेशन? ओवरहेड्स की है ना वो। क्या जी? 0.9, 0.3, 0.95 से ये काम इतने सवालों में किया मैंने, वही दोहराया है। ये पहले है, ये नया है, तो पहले इतना खर्चा आता था, अब कितना आएगा? वो ये आ गया 0.95। .95 ये वाला है 0.95 ये नहीं, क्या कलर का 0.9, ये पॉइंट नंबर 3 वाला है। 10% मटेरियल सस्ता मिलेगा, ये वो वाला 0.9 है। डायरेक्ट लेबर पिछले साल कितनी थी? 23.52। तो इसके साथ ये काम तो हो गई होगा। इसकी गिनते जाए परसेंटेजेस। पॉइंट नंबर 1, सेकंड पैराग्राफ, नया प्लांट डायरेक्ट लेबर आवर्स कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? तो लेबर आवर्स क्यों कम हो जाएंगे? भाई ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन होगी, बंदे कम होंगे, मशीन ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। न्यू मशीन रिड्यूस कर देगी डायरेक्ट लेबर आवर्स। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन वो मैं अभी नहीं बढ़ाना चाह रहा, वो मैं आगे जाके बढ़ाऊंगा। मशीन, न्यू मशीन लेबर आवर्स 8% कम कर देगी, ये एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी वाला पॉइंट आगे आ रहा है, क्योंकि वो आगे अलग से आ रहा है, इसलिए मैं इसको स्पेसिफिकली ऐसे कह रहा हूं कि ये ऑटोमेटिक मशीन होगी, इसमें कम वर्कर्स चाहिए हुआ करेंगे। ये ऑटोमेटिक वाली बात कैसे पता चल रही है? नहीं पता चल रही, मैं सिर्फ इसको एफिशिएंसी वाले पॉइंट से डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा कह रहा हूं कि नई मशीन में लेबर कम चाहिए होंगे, तो हमारी लेबर कॉस्ट फिर 0.92। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्ट वेजेस 8% बढ़ जाएंगे। और वेजेस बढ़ने की वजह से एफिशिएंसी उसकी इंप्रूव हो जाएगी। एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब है कि जितना टाइम पहले लगाते थे अब कम लगाएंगे। ये है जी लेबर। है क्यों नहीं यार, करते क्यों? क्या हुआ? एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, कर लेंगे आप, तो आपको भी आ जाएगा। ये क्या बिल्कुल भूल जाएंगे, इसको खत्म हो जाएगा। देखें, ये जितनी चीजें हैं इसमें एक सवाल में ज्यादा चीजें आ गई हैं, वरना ये परसेंटेजेस आज पहली दफा तो नहीं की हैं, ज्यादा हो गई हैं इसमें। तो वो आप सवाल पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो ही वो चीजें पता चलेंगी। हाँ, जितनी लगा पाएंगे उतने नंबर मिल जाएंगे, ऐसे ही है।
पॉइंट सही है सर। बस खत्म हो रहा है सवाल। ग्रोथ रेट के हाँ जी, ओवरहेड्स में क्या कहा हुआ है, कहाँ कहा हुआ है? इन्फ्लेशन 88.68 सही है। देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है? वेरी गुड। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ तक ठीक है। ये लगाइए लाइन, इनका टोटल किया, इससे आगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये हम वर्किंग कर ही क्यों रहे थे? CS रेशियो निकालने के लिए। तो CS तो ये निकाल चुके हैं ना, इनमें से ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगी, और फिर उस कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करेंगे तो CS रेशियो आएगी। बस ये इतनी सी बात थी, ये CS रेशियो चाहिए थी हमें। सर हो सकता है वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर से वो लेबर की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं आप? वो उसने स्पेसिफिकली लेबर की वेजेस की बात की थी। वेरिएबल ओवरहेड पता नहीं, क्या पता मशीन आवर्स से लिंक्ड हो। अगर आपने उसको देखें, अगर आप ये अज्यूम करना चाहें कि लेबर से लिंक्ड है, तो फिर उसमें वो जो लेबर में चेंजेस किए हैं इसमें वो भी डाल दें। वेजेस के अलावा बाकी वाले कर दें। ब्रेक इवन सेल आ गई भाई 1.86, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ जाएगा 11.09 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में पूछी थी, तो किसकी परसेंटेज? 8.67 बस ये था जी 12 नंबर का सवाल। आखिरी है ये, चले ठीक है, मर्जी आप। भाई एक और सोचा हुआ था मैंने, बाकी नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। नहीं पुराना है, काफी पुराना है। है यही क्या? मैंने वो देखा
यार आप लोगों की टैक्स की क्लास नहीं थी? नहीं ऐसे ना करें। पहली वो अब तो टाइम निकल गया। 12:30 बजे भी होती है टेक्निकल। दूसरे साल क्वेश्चन आते हैं उधर क्यों? क्योंकि ये पढ़ाने में बच्चे सर ये क्लास क्लास बहुत बोरिंग है। बहुत बोरिंग है। सर कंट्रोल में बहुत मजा हाँ जी, एक और देखें या बस करें? सर अगर 2-3 महीने नहीं जरूरी तो दिल में कसक सी रह जाएगी। चलें करते हैं। एक्सप्लेन। सोल्यूशन की कॉपी देके सोल्यूशन से दिखा दूं? क्वेश्चन तो यस सर ये हो गया अब अगले सेशन में करना है तो करना है, वरना तो खत्म। बिरयानी खानी है? हाँ तो ठीक है, खा लेना जाके। Autumn 13. Autumn 13, question number 6, part A. है जी? Autumn 13, question 6, part A.
और इसका सोल्यूशन नोट करिएगा, आई कैप का सोल्यूशन गलत है। हाँ जी, पार्ट ए। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए ऑटम 13। पढ़ें क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है। किसका आखिरी क्वेश्चन है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो CS रेशो को कहते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो CS रेशो को ही कहते हैं। हाँ जी, पढ़ लो। सवाल में पिछले साल का डाटा दिया हुआ है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एमईज रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडिंग। और मैनेजमेंट सोच रही है कि एक नई मशीन, हाईटेक मशीन इंस्टॉल करें जिनसे प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी और बंदे भी निकाल देंगे वो लोग। पूछा ये है कि इस प्रपोजल की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगी। कि दोनों को क्या कंपेयर करेंगे? प्रॉफिट, बस ऐसे ही हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और फिक्स कॉस्ट अगर हैं तो प्रॉफिट, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो कंट्रीब्यूशन। तो हमें दोनों ऑप्शन मतलब दोनों हालात में अगर जैसे एग्जिस्टिंग चल रहा है वैसे ही चले, और अगर नई मशीन्स आ जाएं तो नई मशीन्स की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, एनुअल से पता चल रहा है कि पूरे साल की कैलकुलेशन करनी है, और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन मतलब रुपए फाइनेंशियल, तो डाटा से
यही अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों के प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं या नहीं हो रहा अंदाज़ा? तो बस दोनों पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एग्जिस्टिंग हालात में, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो डेटा दिया हुआ है वो मंथली है। यस सर, मंथली है। यस सर। हमें साल की कैलकुलेशन करनी सेल्स पर है। अब मिलियन का दिल था मेरा, मैंने मिलियन कर लिया। अभी 12 मिलियन पर मंथ सेल होती है, तो 12 महीने 144। और वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा इसमें एक पॉइंट है जो स्किप हो जाना था स्टूडेंट से, वो एक ही इसमें पॉइंट है, बाकी तो सामने नज़र आ रही है कैलकुलेशंस। वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ वेजेस हैं क्या? नहीं, अदर बेनिफिट्स भी तो वेजेस के ही हैं भाई, मटेरियल भी होगा। नहीं, इंसेंटिव तो वर्कर्स के ही है ना, मटेरियल वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं होंगे क्या? तो आपको तो सवाल में सिर्फ वेजेस का डाटा दिया हुआ है, तो बाकी भी होंगे। वो बाकी निकालने क्यों ज़रूरी है वो भी प्रपोज्ड ऑप्शन करता हूं तो फिर पता चलेगा। जो लेबर है हमारे पास उसका डाटा है सिर्फ, अदर्स भी होंगी कोई ना कोई, मटेरियल ओवरहेड्स भी तो होंगे ना। उन अदर को क्यों करना ज़रूरी है वो भी मैं प्रपोजल पे जाता हूँ फिर बताता हूँ। लेबर की कैलकुलेशन करते हैं। लेबर को अभी हम देते हैं वेजेस और उसके अलावा 35% अदर बेनिफिट्स होते हैं। तो ये मैं इधर ब्रैकेट, चलें ब्रैकेट में ही कर लेता हूँ। 2 मिलियन, जमा 2 into 1.2, ये क्या किया? अदर बेनिफिट्स भी शामिल कर लिए इनटू 12 महीने 32.4। 2 मिलियन, उनके साथ 35% अदर बेनिफिट्स भी मिला लिए, ये साथों 35% मिला लिए साथ, और वो मंथली है इनटू 12 महीने, एनुअल हो जाएगा। पर 35% ऑफ वेजेस हैं, नहीं 35% ऑफ वेजेस भी हैं। जितनी वेजेस होंगी उनका 35% लगाएंगे तो अदर बेनिफिट्स आ जाएंगे। क्या जी? वेज फिक्स्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वर्कर्स कम ज़्यादा हो जाने हैं तो वेजेस भी चेंज हो जाएंगी, और ये सवाल का मतलब कैलकुलेशन का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसने वर्कर्स ही तो बदल के कैलकुलेशन करवानी है। नहीं, आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि पर मंथ सेम है, तो वो तो सेल्स भी पर मंथ सेम है। तो वेजेस वर्कर्स के लिए आता है, डायरेक्ट लेबर बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट है। रही बात कि फिक्स्ड है तो इसलिए लग रहा है कि पर मंथ है, तो अगर हर महीने बराबर खर्चा हो रहा है तो वो फिक्स थोड़ी हो जाएगा, वो तो सेल्स भी हर महीने बराबर है। इसका मतलब हर महीने बराबर प्रोडक्शन हो रही है, तभी तो सेल्स हर महीने बराबर है, तो है ये वेरिएबल। वेजेस पर मंथ आने से कि वो हर महीने 2 मिलियन है से वो फिक्स कॉस्ट नहीं बन जाएगी। प्रोडक्शन वर्कर्स हैं तो वो डायरेक्टली उनकी होंगे। अगर ये लेबर कॉस्ट इतनी है तो अदर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स into 70%। 30% CS है तो उसका 70% लें तो 100.8, तो बाकी फिर ये अदर्स हैं, ये बैलेंस करते हैं।
68.4। ये अदर्स क्यों निकालने पड़े अभी बताता हूँ प्रपोज सिनेरियो में। 43.2। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में बिजनेस अभी इस वक्त कंट्रीब्यूशन इतनी कमाता है। क्या जी? CS रेशो कितनी है? तो वेरिएबल कॉस्ट 70% है, तो इसका 70% लिया मैंने। प्रपोज सिचुएशन क्या जी? 30% क्या चीज है? CS रेशो है। अच्छा, सब लोग सुनते नहीं, एक दफा में मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं। ये जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है ना, ये CS रेशो ही का एक नाम है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो CS रेशो का ही एक नाम है। अच्छा, अब मसला ये है कि ठीक है सर, ये तो इस सवाल में आया तो आपने बता दिया, हमें कैसे पता? इस सवाल में प्रॉफिट वॉल्यूम की एक परसेंटेज है। प्रॉफिट वॉल्यूम, तो अगर तो आप इसको कहें जी प्रॉफिट ओवर वॉल्यूम, वो परसेंटेज निकली हुई है। तो प्रॉफिट रुपए में होता है, वॉल्यूम यूनिट्स में होता है, तो उससे परसेंटेज थोड़ी आ सकती है। तो ये कोई ऐसी प्रॉफिट परसेंटेज है जिसका ताल्लुक वॉल्यूम से है, तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। वॉल्यूम का ताल्लुक तो कंट्रीब्यूशन से होता है। वॉल्यूम कम ज़्यादा होने से जो प्रॉफिट कम ज़्यादा होगा वो कंट्रीब्यूशन है। तो इस वजह से ये CS रेशो ही है। पेपर में इतनी बातें नहीं याद रहेंगी, लेकिन ये इसका एक और नाम है जो इस्तेमाल होता है। अब मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये नाम नहीं पढ़ा हुआ था पहले, तो कैसे पहचानेंगे क्या होगा? तो वो तुक्के लगाने के लिए कुछ साइंस कुछ तो करना है ना, तो आप इस पर नाम पे गौर कर लें। तो उस नाम से मैंने इसको CS रेशो बना के दिया। वैसे ये एक नाम है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। CS रेशो के लिए एक नाम इस्तेमाल होता है इस्तेमाल, एक नाम इस्तेमाल होता है। नहीं यार, मान के लिए मैं आपको गूगल की बात बताता हूँ। जी क्या जी? वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी या बाकी भी होंगे? तो हमें तो सिर्फ लेबर कॉस्ट का डेटा पता था, बाकी तो पता ही नहीं था। लेकिन ये पता है कि 70% है वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले 70% लगा के ये निकाला, फिर बैलेंस करके ये निकला। प्रपोज सिनेरियो, सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? सेल्स बढ़ जाएंगे। पहले महीने में यूनिट्स बेचते थे 80,000, अब बेचा करेंगे 89,600, तो कितने % बढ़ जाएंगी? पहले 80,000 यूनिट्स बेचते थे, अब 89,600 बेचेंगे, तो कितने % चेंज आएगी? 12% ना। 89,600 आखिरी कैलकुलेशन है सेशन की। 89,600 हो जाएंगे 80,000 से, कितने % इंक्रीज है ये? 12%। तो फिर अब 144 की जगह कितनी होंगी? 161.28। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले पर यूनिट सेल प्राइस निकाल लें, फिर नए यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे कर दें। पर यूनिट निकालना है, पर यूनिट निकाल लें और नए यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब अगर सेल्स 12% बढ़ेंगी, ये इग्नोर हो जाना था, इसलिए मैंने आपको, क्योंकि सवाल में आपको सिर्फ वेजेस का डाटा बताया हुआ है, तो स्टूडेंट सिर्फ वेजेस शायद कैलकुलेट कर लेता, लेकिन और वेरिएबल खर्चे भी हैं। तो अगर सेल्स का वॉल्यूम 12% बढ़ेगा तो बाकी वेरिएबल खर्चे भी 12% बढ़ेंगे।
68.4 76.6 आखिरी वर्किंग इस सेशन की। सर ये अदर वाला क्या बताया पॉइंट अभी कि हमने ये क्यों निकाला था? क्या हुआ? अभी ये आपने क्या पॉइंट बताया कि हमने ये क्यों निकाला था? क्योंकि सेल्स की वॉल्यूम में चेंज हो रही है, तो सवाल में तो डाटा सिर्फ वेजेस का ही नज़र आ रहा है, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट शायद स्टूडेंट सिर्फ वेजेस का निकाल देता, हालांकि वेरिएबल कॉस्ट भी तो चेंज होंगी ना। हाँ जी, प्राइस चेंज चूंकि नहीं बताई तो हमने बस सिर्फ वॉल्यूम चेंज कर लिया। ये आखिरी बार वर्किंग वन लिखा जा रहा है। मैं खुश हूँगा। वेजेस की कैलकुलेशन भी ऐसे ही कर देते 1.12। क्यों नहीं? क्योंकि अब वर्कर्स चेंज हो रहे हैं, चूंकि वर्कर्स चेंज हो रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से करनी पड़ेगी। देखिए या तो कहीं आवर्स की बात हो ना तो फिर तो नंबर ऑफ आवर्स ले लें, आवर्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही, वर्कर्स की बात हो रही, तो हमें फिर वेजेस पर वर्कर निकालनी पड़ेंगी, फिर ही हम इन पे जा सकेंगे। वेज रेट पर वर्कर कितना? सर 2 मिलियन था, 2 मिलियन डिवाइड बाय 500। 2 मिलियन पहले होती थी वेजेस, 500 लोग थे 4000 आ गए तो 4000। और अब कह रहे हैं कि 400 हो गए। क्या कहा था सर ने? 400 नहीं क्या था? नहीं आपकी आवाज मीक थी भी नहीं है सर। मैं क्वेश्चन ऐसे बोलूं सर ने क्या कहा? 190 ये क्यों किया? 4000 तो पर मंथ था। 190 फिर अदर बेनिफिट्स भी होंगे, 1.6% इंसेंटिव है, 2% अदर बेनिफिट्स होंगे 35%। 6.72 और कुछ इंसेंटिव भी होंगे, बोनस समझ लीजिए। इंसेंटिव्स इंसेंटिव्स की कैलकुलेशन। इंसेंटिव के बारे में अंग्रेजी ये लिखी हुई है कि वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हर 2% इंक्रीज के लिए 1.6% इंसेंटिव मिलेगा। दोबारा, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर, यानी अगर एक वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ जाती है तो कितना बोनस मिलेगा?
16%। अगर प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी, वर्कर की प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि 1 घंटे में पहले कितने यूनिट्स बनाता था अब कितने और बना लेगा, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ना है। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ जाती है तो 16% बोनस मिलेगा। हर 2% के लिए 1.6, तो 20 के लिए 16, 40 के लिए 32। फॉर एवरी 2% 1.6% बोनस मिलेगा है। तो फिर अब हमें बोनस कैलकुलेशन के लिए देखना पड़ेगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ कितनी रही है। एक वर्कर पहले कितने यूनिट्स बना लेता था? 80,000 यूनिट्स। 160 एक वर्कर पहले 160 यूनिट्स बना लेता था। अब 89,600 एक बंदा 89,600 डिवाइडेड बाय 400, अच्छा पर वर्कर क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि टोटल तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, वो 500 लोगों की, वो 400 लोगों की। एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी, एक वर्कर पहले इतने यूनिट्स बनाता था अब वो इतने यूनिट्स बना लेगा नई मशीन से, तो कितने % उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी? फोर्टी %। नहीं समझ आया यस सर। है? समझ नहीं आई? ये ना करूं मैं तो ना लिखें आप, किसी और तरह कर लें आप। ये इंसेंटिव वाली बात फिर सुन लें। वर्कर की प्रोडक्टिविटी का मतलब यही है कि वर्कर एक दिन में या 1 घंटे में जितने यूनिट्स बना लेता था अगर उससे ज्यादा बना लेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। तो एक वर्कर 1 महीने में पहले इतने यूनिट्स बनाता था, क्योंकि 500 लोग 80,000 यूनिट्स बनाते थे मिलके, तो एक बंदा इतने बनाता होगा। फिर अब 400 लोग इतने बना लिया करेंगे तो एक बंदा इतना बना लेगा, यानी पर वर्कर इतने यूनिट्स बनते थे अब इतने बनेंगे, तो कितने % ज्यादा बन जाएंगे? 40%। तो इसका मतलब है कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी में 40% इंक्रीज आ जाएगा, तो उसको फिर बोनस कितना मिलेगा? 32%। देखें ये 40 है, तो हर 2 के बदले 1.6, 40% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी है, हर 2% के बदले 1.6 मिलेगा, 32%। 32% बोनस मिलेगा। 32%, 19.2 का 32%, 6.114। 6.14। 32.06। यस सर यही है। 32। अच्छा ठीक, कैसे आया? सर्टिफिकेट 32% कैसे आया ये बताओ? ये समझ आया कि ये भी नहीं समझ आया? पहले अगर एक वर्कर 160 बनाता था अब 224 बनाएगा तो कितने ज्यादा बना लेगा? ये इसके कितने %? पहले एक वर्कर इतने यूनिट्स बनाता था अब इतने बनाएगा तो कितने % ज्यादा बना लेगा? इंक्रीज कितनी आ रही है? 40% ना। ये है उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज। हर 2% इंक्रीज के बदले 1.6% बोनस मिलेगा। ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में।
हर 2% के बदले 1.6% बोनस मिलेगा। 1% के बदले कितना मिलेगा? इसको 2 से डिवाइड कर दूं और टोटल मिलेगा फिर इंटू 1.6। 32%। ये अमाउंट ठीक है? है जी? अच्छा करते हैं 32.06 8 point 52 point नहीं लगानी चाहिए तो पूछा ही नहीं उन्होंने। उन्होंने सिर्फ पूछा कि फर्क क्या पड़ेगा। तो हम बताएंगे कि नई मशीन से प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय, ये आखिरी फिगर आ रही है भाई, ये देखें कितनी 9.41 मिलियन। ये क्या है? नहीं अभी मूड नहीं। अच्छी बात चलेंगे 25 हो गए दो को 20 किया था तो 1.6 को 16 कर लिया था। किसको? नहीं इस तरह नहीं आना। बिरयानी के अलावा सिर्फ बिरयानी तो नहीं आती लेकिन मजा आ गया। इधर गया चलें जी, सेशन की आखिरी नसीहत सुन लें। हैं? मैं रुलाऊंगा? एक हदीस का मफहूम है कि ये जो दुनिया है ये मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अच्छा, कैद खाने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है
कि इसका मतलब हमने मुसीबत में, मुश्किल में रहना है। और जन्नत काफिरों के लिए। जन्नत और दुनिया की एक वो तो तशबीह दी है। वैसे जन्नत में होगा क्या? हाँ जी, पूरे। अच्छा, पूरे, सही बात है, ठीक है, पूरे होंगे। तो बात यह है कि जो दिल करेगा वो करेंगे, कोई लिमिट नहीं, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, तब चूंकि दिल में होंगे सारे पॉजिटिव ख्यालात ही, ये नेगेटिविटीज़ नहीं होंगी वहाँ पर। तो ये नहीं होगा कि आपका दिल कर रहा है उसके घर जला दूँ तो आप जला देंगे, ये नहीं होगा। सब पॉजिटिव ही होगा, लेकिन लिमिटलेस होगा, और जो दिल करेगा वो होगा। और कैद खाने में क्या होता है? कैद खाने में लिमिट्स होती हैं, और बात सिर्फ लिमिट की नहीं है, बात रूल्स हैं, और रूल्स के मुताबिक ही चलना होता है। सिर्फ जेल बंद करना सज़ा नहीं होती है। अगर वो कैदी है जो सोए जा रहा है सिर्फ, तो उसको सोना अलाउड नहीं होगा। जो सोने का टाइम है उसी टाइम सोना है, उसके अलावा दिन में उसने उठ के फिर काम लेने हैं उससे। जिस टाइम, जो टाइम मुकर्रर हो गया, अब उसका दिल कर रहा है खाने का, तो जिस टाइम खाना है उसी टाइम ही खाना है, उसके बगैर नहीं खाना है। तो कैद खाने का एक मतलब ये बनता है कि रूल्स को फॉलो करना है, खाना पीना सोना सब रूल्स के मुताबिक। तो मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना इसलिए है क्योंकि उसने रूल्स को फॉलो करना है। अच्छा, कैद खाने में कैदी ने किसके रूल्स को फॉलो करना है? जो वहाँ का जेलर है, जो जिसका वो कैद खाना है, जिसका वो बनाया गया कैद खाना है। तो इंसान ने दुनिया में रूल्स फॉलो करने हैं जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो वो अल्लाह ने बनाया है। तो दुनिया में मोमिन का काम होता है अल्लाह के रूल्स को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारना। उसी रूल्स के तहत खुशी मज़े भी होंगे, बोरिंग लाइफ नहीं है। असल में ना मज़े की डेफिनेशन बदल जाती है इंसान की। कोई बच्चे होंगे जो मट्टी खाते हैं, उनको मट्टी खाने में, कई बच्चे हैं मट्टी खाते हैं, आपने भी हो सकता है बचपन में खाई हो, कभी नहीं हो सकता है खाई हो, तो उनको वो मट्टी खाने में, उनको मट्टी खाने में मज़ा आ रहा होता है। या इसी तरह से आपके अपने हल्का अहबाब में, आपके अपने फैमिली में, आपके अपने मोहल्ले में आप ही के बचपन के साथी बस वो इस लाइन में नहीं आए पढ़ाई में, तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे जो आपको लगता होगा क्या फजूल कामों में पड़े हुए हैं। आपको उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको हो सकता है पैथेटिक भी लगती हों, उनको वो मज़ा आ रहा होगा। इसी तरह जो नशे की आदत में होगा उसको नशा करने का मज़ा आ रहा होगा, लेकिन जो इस बात को समझता है कि ये बहुत बुरी आदत है, वो उसके इस मज़े को मज़ा ही नहीं समझेगा। तो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में ऐसा नहीं कि इंसान की ज़िंदगी बोर हो जाती है, मज़े की डेफिनेशन बदल जाती है, और वही खुशी मज़े रह जाते हैं जो इंसान के लिए वाकई ही बेस्ट हैं। तो मोमिन का काम है दुनिया में रहना रूल्स फॉलो करते हुए। हम लोग इस वक्त अपनी ख्वाहिशात को फॉलो कर रहे हैं, और हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो हमारा टारगेट है, देखिए हम इस बात को ऑफिशियली कहें ना कहें, या शायद इसको शऊरी तौर पे कहें ना करें, लेकिन लाशऊरी तौर पे हमारा टारगेट कौन है कि हमारी रहन सहन, हमारा चलना फिरना उन लोगों जैसा हो जाए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ऐसे ही है ना, हम लोग, हमारे ये जो मुल्कों में जो टूटे फूटे फैशन पहुँचते हैं, कहाँ से पहुँचते हैं? वहीं से पहुँचते हैं ना, क्योंकि हम उन जैसा बनना चाह रहे होते हैं। तो हमारा टारगेट ही वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया जन्नत है। तो हमने टारगेट ही गलत लोगों को बना लिया। जब हमने टारगेट ही उन लोगों को बना लिया तो फिर हमारी सारी एक्टिविटीज़ भी उनके जैसी होने लग जाएंगी, और फिर उससे रिजल्ट भी वही, मैक्सिमम वही मिल सकेगा कि जो उनका रिजल्ट उनको चाहिए था। उनको दुनिया में फैसिलिटीज़ चाहिए थी। इस्लाम फैसिलिटीज़ के ख़िलाफ़ है? बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है। तो हम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक नीयत ठीक कर लें, डायरेक्शन ठीक कर लें, किबला ठीक कर लें कि हमने टारगेट बनाया किसको हुआ। हमने टारगेट दुनिया की ज़िंदगी को अच्छा गुजारने का बनाया है या आखिरत को अच्छा बनाया है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स लाजमी नहीं है, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आखिरत में कामयाबी के लिए दुनिया में जलना ही पड़ेगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी में आफ़ियत रखी होगी तो दुनिया भी अच्छी होगी, और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारे होंगे तो आखिरत भी अच्छी होगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो दोज़ख में जाएगा वो दुनिया में बादशाह बनाया होगा, नहीं, दुनिया में भी ज़लील ख्वार हो सकता है, हो रहा हो, क्योंकि उसने गलत फैसले लिए हो, दुनिया में भी बेइज्जती उसकी हो रही हो, ज़लील ख्वार हो रहा हो, और आखिरत में भी दोज़ख में जाएगा। तो दुनिया और आखिरत इनवर्स नहीं है।
अगर हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना टारगेट कर लें तो टारगेट होगा आखिरत का, लेकिन अल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरवा देंगे। तो नसीहत बेटा ये है कि हमारा यहाँ पर रहना ख्वाहिशात पूरी करने के लिए है ही नहीं। अगर हमने सिर्फ वही करना है जो हमारी ख्वाहिश है तो फिर हम और जानवरों में फ़र्क कोई नहीं। हमें सीखना पड़ेगा कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है, हमें सीखना पड़ेगा कि दीन है क्या। दीन का एक चैप्टर है इबादत, ये एक चैप्टर है, ये कुल दीन नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त लेवल इतना गिर चुका हुआ है कि अच्छा मुसलमान वो है हमारे माशरे के एतबार से जिसके ज़ाहिरी शक्ल सूरत, शायद अगर लड़की की बात करूँ तो चलो एक पर्दा नुमा बात आ जाएगी, मर्द की बात करें डिसेंट लिबास आ जाएगा, नमाज का पाबंद होगा, रोज़े रखता होगा, कुछ 2-4 मसाइल पता होंगे, जनाजा पढ़ाना आता होगा, बस यही है मुसलमान। हालांकि ये सिर्फ एक एक्सपेक्ट है। दुनिया की ज़िंदगी जिसमें इंडिविजुअल्स भी शामिल है, माशरा भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है, सब कुछ दीन का हिस्सा है। तो हमें जिस जिस फील्ड में हम लोग होंगे हमें उसका दीन सीखना पड़ेगा। दीन देखें, रूल्स फॉलो करना है तो रूल्स पता होंगे तो फॉलो करेंगे ना। तो जितने शौक से आप 5 घंटे से यहाँ बैठे कॉस्ट सीख रहे हैं, 5 घंटे 4 घंटे 4-4.5 घंटे हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए। और कुछ शक्लें हैं जो सुबह FR2 में भी थे, तो सुबह 7:15 से कह लें अभी तकरीबन कितने 5 घंटे 6 घंटे हो गए बैठे ही हुए हैं ना। और 2-3 महीने से चले ही आ रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, आप रोज आ रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लासें, वो सर हमारी सुबह 7 बजे से क्लासें शुरू होती हैं, 6 बजे खत्म होती हैं, पढ़ ही रहे हैं ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और इतनी सारी मेहनत करने का रिजल्ट क्या मिलना है कि आपका पास नहीं, आपका कोर्स खत्म हो रहा है, पास नहीं भी हुए। अब इस पास होने की मेहनत में फरवरी का महीना भी शामिल है, 3 घंटे का पेपर का टाइम भी शामिल है, फिर भी पता नहीं आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि पता नहीं आप उस वक्त क्या लिख के आ रहे हैं। चलो हो गए पास, उस पास होने के बाद पता नहीं आर्टिकल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कंफर्म है? चले मिल गए आर्टिकल्स पूरे भी कर लिए, क्वालिफाई भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पता नहीं, क्वालिफाई भी कर लिया, पता नहीं कुछ ढंग का रोजगार भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चलो रोजगार भी मिल गया, पैसे भी कमा लिए, पता नहीं रिश्ता भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चलो मिल गया, रिश्ता भी मिल गया। जो अगली जिंदगी है, जो अभी जितनी भी बाकी जिंदगी है, पता नहीं वो कैसी गुजरने वाली है। उसके लिए हम इतने अंधे होकर मेहनत करे चले जा रहे हैं कि आप जवान बच्चे सारे अपनी जवानी के रोज के 8-10 घंटे लगाए चले जा रहे हैं। और बेवकूफ़ी का ये आलम है कि ना आप लोग इस बात की कोई बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, और ना आपके वालिदैन की तरफ से आपको झंझोड़ा जा रहा है कि बेटा क्या कर रहे हो, क्या तैयारी क्या किया तुमने, करना क्या है, आखिरत की फ़िक्र करनी है कि नहीं करनी है। तो इस आखिरत की फ़िक्र में लगेंगे तो हमारी डायरेक्शन ठीक होगी। और इसका एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप दूसरों की फ़िक्र में लग जाएं। दूसरों को कोसने को नहीं कह रहा, तू भी वो भी गया दौलत में, वो भी गया ये नहीं कह रहा। दूसरों की फ़िक्र में कि चलो ये भी जन्नत में चला चले, ये भी जन्नत में चला। अल्लाह की जन्नत छोटी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम चले जाए कुंडी लगा लें तो बस हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है, तो क्यों ना लेके जाने वाले बने बाकियों को। हमारा इसमें क्या फ़ायदा है कि नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान जो दौलत में, हमारा क्या फ़ायदा हो जाएगा इसमें। फलाना इतना बुरा है, हमें, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे वो जो कौन है अभी बाइडन, वो इस्लाम कबूल करे, अल्लाह उसको भी जन्नत, भाई सारे चलें जन्नत में, हमारी को कमी हो जाएगी क्या। जब दूसरों की फ़िक्र करने वाले बन जाएंगे ना, फिर अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी भी संवरने लग जाएगी। तो अपना टारगेट ये बना लें कि ख़ुद भी अल्लाह की बात मानने वाले बनना है, और जितने भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं, जहाँ भी, जिस फेज़ में भी, जिस फील्ड में, जिस रिश्ते में, उनको भी आप अल्लाह के रास्ते पे लाने की कोशिश में लग जाएं, आप भी ठीक हो जाएंगे। और पता नहीं दोबारा किस क्लास में कहाँ मुलाकात हो, लेकिन सारे जवान बच्चे हैं, ख्वाहिशें रखते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मियाँ बीवी का रिश्ता इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दुनिया में जितनी आगे बुराइयां जन्म लेती हैं वो इस रिश्ते से कहीं ना कहीं डराइव हो जाती हैं। और ये भी एक हदीस का मफहूम है कि जो दुनिया की बेहतरीन मता है वो नेक बीवी है। मियाँ बीवी दोनों की डायरेक्शन, दोनों की एफर्ट्स अगर ये हो जाए ना कि हम दोनों मिल के जन्नत में जाना चाहते हैं, डायरेक्शन वहीं से सीधी हो जाएगी। जहाँ पर दुनिया की आसाइशें ख्वाहिश बनती है ना, तो वो अगर सीधी रास्ते पे जा रहा होता है तो बीवी खींच लेती है, बीवी रास्ते पे सीधे रास्ते जाने लगती है तो शौहर खींच लेता है। उनको
कहीं पर कुछ बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की हिर्स हो जाएगी, कहीं पर किसी के मुकाबले की हिर्स हो जाएगी, कहीं पर फैशन के नाम पे बेहयाई की हिर्स होनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों अगर ये ऑब्जेक्टिव बना लें कि दोनों ने जाना जन्नत में ही है, तो फिर दोनों जब मिल के चल रहे होंगे ना, तो शादीशुदा ज़िंदगी भी सही डायरेक्शन में आने शुरू हो जाती। जब दोनों अल्लाह के करीब होना शुरू होंगे ना, तो फिर दोनों भी करीब ही होंगे, फिर दोनों की ज़िंदगी भी बेस्ट ही गुजरेगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।